हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री के पार्ट 15 में। देखिए ज्योमेट्री के अपन ने पार्ट 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने उन्हें देख लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं देखा हो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन्हें देख लीजिएगा। देखिए कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्री को ये इतना लंबा क्यों खींच रहा है, लेकिन कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ज्योमेट्री है ही इतना लंबा। कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। कंप्लीट ज्योमेट्री में सर्कल भी आता है, ट्रायंगल भी आता है, वो चक्री चतुर्भुज भी आता है, काफ़ी चीज़ें आती है, क्वाड्रिलेटरल आते हैं। आराम से चल रहा है, अभी अपना ट्रायंगल चल रहा है, ठीक है ना। आज की क्लास में अपन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, यानी सर्वांग समता और समरूपता। और अपन कुछ 2-3 आइडेंटिटीज़ है वो देख लेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 14 तक आप देख लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ठीक है। अगर मैं बी ये ए से यहाँ पर एक एल्टीट्यूड डालता हूँ, एल्टीट्यूड का मतलब लंब डालता हूँ, ठीक है, ए डी, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ए डी है ना वो लंब है बी सी पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मैंने ऊपर से डाला है, एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। और यहाँ से एक मैं कोई सा भी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर पी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना तब एक प्रॉपर्टी लगती है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ये वाला बी पी स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है एक रिलेशन। कैसे बनता है इसका प्रूफ भी है मेरे पास, कुछ नहीं है, सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ देखिए, प्रूफ करने में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको डायरेक्ट भी याद करने की कोशिश कीजिए। जब भी अगर शीर्ष से अगर यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डलेगा, यानी इसे एल्टीट्यूड कहते हैं अपन, एल्टीट्यूड डलेगा, तो जब यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे अपन, इस वाले शीर्ष से और इस वाले शीर्ष से, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर। देखिए इसको प्रूफ कर दें एक बार अपन, इसके सारे प्रूफ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इस वाला, ये आपको दिख रहा है ए डी बी, ये जो एक ट्राइंगल है छोटा वाला ए डी बी, इस तरफ वाला, इसके अंदर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी? ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। तो देखो ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस लंब क्या है ए डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये तो अपन ने इसको ए बी डी में लगा दिया। अब मैं लगा रहा हूं ए डी सी में, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ए डी सी में कर्ण तो हो गया वो, यानी ए सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए अगर यहां दिक्कत नहीं है तो अब देखो यहां पर दो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया पी डी बी में, ठीक है। ट्राइंगल पी डी बी में, इसमें ही पाइथागोरस लग जाएगा। ये तो हो गया बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, यहाँ डी पी या पी डी कुछ भी लिख दो, है ना, पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, यहां पर एक छोटी सी लाइन खींची। अब देखो ये वाला ट्राइंगल कर लिया अपन, इस वाले छोटू ट्राइंगल को ले लेंगे अपन। तो छोटा वाला ट्राइंगल क्या कह रहा है? सी पी स्क्वायर, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ट्राइंगल क्या है? पी डी सी, ठीक है, पी डी सी में ये पी है, इसमें क्या हो जाएगा? सी पी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। वैसे अपन को डायरेक्ट ये याद रखना है, तो बराबर सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अपन को सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। तो देखो ये जो ए बी स्क्वायर है ना और सी पी, कहाँ है सी पी स्क्वायर? ये रहा सी पी स्क्वायर। इन दोनों वाले समीकरणों को आप एक बार जोड़ लो, एक बार सीधा सीधा जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन जोड़े, अगर ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर में यहाँ पे जोड़ के लिखता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, तो साथ में इसके ये वाले भी जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना। तो देखो बी डी स्क्वायर, ध्यान से देखना,
चलो लिख ही लेता हूं, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस क्या जुड़ा था, सी पी स्क्वायर वाला, तो ये पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पे सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, जुड़ गया। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अब देखो बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, बीपी स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसकी जगह बीपी स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों की जगह। अब देखो और क्या बचा, ये बच रहा है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो देखो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये लो ए सी स्क्वायर। तो ये बराबर में यही तो आ गया जो अपन को ज्ञात करना था। ध्यान से देखो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ए बी स्क्वायर था ना, ये लो, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही ज्ञात करना था। तो देखो कुछ भी नहीं था, ये तो था प्रूफ इसका, समझ में आया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को सीधा याद करना है, सीधा क्या याद रखना है, एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर मैंने ऊपर वाले शीट से एक एल्टीट्यूड डाला है, यानी लंब डाला है, और एक पॉइंट मैंने कहीं भी इस लंब पे, इस एल्टीट्यूड पे कहीं भी एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को मैंने दूसरे दोनों शीर्षों से मिला दिया है। ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर ये वाली भुजा प्लस ये छोटी वाली, उस तरफ वाली छोटी वाली भुजा का स्क्वायर, इस तरफ वाली भुजा, और इस तरफ वाली छोटी स्क्वायर का भुजा स्क्वायर, बस यही था। एक प्रॉपर्टी है, इसे दिमाग में रख लेना। ठीक है, और आपको अगर प्रूफ समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं था, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया। ठीक है, इससे अपना ये प्रूफ हो गया। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया, तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से पढ़ने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को, क्या ध्यान रखनी है, देखिए अपन ने सेंटर पढ़े काफी सारे, है ना, ट्राइंगल में जितने भी सेंटर पढ़ने थे अपन को वो पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, देखो एक तो अपन ने पढ़ा है जी, पढ़ा है जी को अपन क्या लिखते हैं, केंद्रक या सेंट्रोइड, केंद्रक। ठीक है भैया, ये तो पढ़ा है अपन ने। ठीक है, एक पॉइंट अपन ने पढ़ा है क्या, आई, यानी इन सेंटर, इसको मैं क्या लिखूंगा, अंत्य केंद्र। ठीक है भैया, अंत्य केंद्र भी पढ़ा है अपन ने। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा है ओ, ऑर्थो सेंटर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, सारे पढ़े हैं ना। ऑर्थो सेंटर को लिखते हैं अपन लंब केंद्र। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था क्या, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र को इंग्लिश उसमें क्या लिखा था अपन ने, सी लिखा था क्या, सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर को सी लिख रहा हूं एक बार, तो सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। एक और पढ़ा था अपन ने ई, यानी कि एक्स सेंटर, और इसके बारे में सबको पता है कि क्या क्या होते हैं ये, उम्मीद करूंगा कि सबको पता होगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन ने इतने सारे सेंटर पढ़े हुए हैं। अब देखो सेंटर में एक रिलेशन होता है, यानी जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो मैं आपको एक सीधी से बताता हूं कि समबाहु त्रिभुज अगर कोई भी दे देना आपको कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये लो ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये होता है ना, जी, ओ और ई, सॉरी क्या है, जी है, ओ है और सी है, यानी केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तीनों क्या, सारे ही एक पॉइंट पर होते हैं। देखो जैसे मतलब मान लो ये है ना, ये कोई पॉइंट है ना, तो इस पर ही होगा जी, जी का मतलब क्या, केंद्रक, इसी पर होगा क्या, आई, इसी पॉइंट पर क्या होगा, ओ, इसी पॉइंट पर होगा आपका सी यानी सरकम सेंटर, और इसी पर क्या होगा आपका ई। समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज के लिए आपको एक चीज समझ में आ गई कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत जो सारे सेंटर होते हैं, सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी केंद्रक एक ही पॉइंट पे होते हैं। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें ये कहां कहां होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सबके नोट है ना आपको कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और आपको सब पता भी है, ढंग से अपन ने इसको करा है बहुत अच्छी तरह से। आज पार्ट 15 चल रहा है, यानी कि पार्ट 14 तक अपन ने काफी कुछ पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैंने बात की कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ये डार्क कर दो इसको, थोड़ा हल्का हो गया,
ये लो, ठीक है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये सारे केंद्रक कहाँ होते हैं? जो सारे सेंटर हैं, तो देखो वो कहाँ होते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर जी है ना, तो आपको इसी एक ही लाइन में O मिलेगा, उसी लाइन में लंब केंद्र मिल जाएगा, उसी में आपको E मिल जाएगा, और उसी में आपको क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा, यानी परिकेंद्र मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि वो सभी एक लाइन पर होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? देखो यहाँ पर ये पॉइंट, सारे के सारे जो केंद्रक है ना, ये सारे केंद्रक, मान लो कि ये G है, ये आपका O है, ये I है, ये आपका E है। E तो बाहर ही होता है, E तो हो ही नहीं सकता। ये आपका सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। ये चारों जो कहां पर होंगे? ये चारों एक ही पॉइंट पर होंगे, संरेख होंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? संरेख, संरेख, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। तो सीधी सी बात मैंने आपको क्या बताई कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके अंदर सारे केंद्रक एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। सीधी रेखा में समझ में आ गया कि संरेख होंगे, एक के बाद एक पॉइंट होगा, ठीक है। और समबाहु में क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था? एक ही पॉइंट पे सारे केंद्रक पाए जाते हैं। चलो ये यहां तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलीन ट्रायंगल को क्या होगा भैया? इसके कहां कहां होंगे? स्केलीन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। भैया इसके कहां कहां होंगे? विषमबाहु त्रिभुज को बना लो, कैसे भी बना लो, है ना। ये लो, ये बन गया विषमबाहु त्रिभुज ABC। तो इसमें क्या होता है? सीधी सी बात याद रखना है आपको, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर देखो यहां पर कहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह होंगे। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इस रेखा पर होंगे अंदर, तो जो G है ना, G यानी केंद्रक, वो O और P को, P का मतलब है यहाँ पे परिकेंद्र, यहाँ सर्कम सेंटर लिख लो C को, इन दोनों को ये 2:1 में बांटेगा। किस में बांटेगा भैया? 2:1 में बांटेगा। ये आपको याद रखना है विषमबाहु त्रिभुज के लिए। क्या याद रखना है कि जो O है यानी ऑर्थो सेंटर है, जो इसको लंब केंद्र बोलते हैं, लंब केंद्र यहां लिख भी देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, कि लंब केंद्र ये केंद्रक है और ये क्या है? ये परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र। इसको जो ये G है ना, ये G यानी कि केंद्रक, वो 2:1 में विभाजित करता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या याद रखोगे कि जो केंद्रक है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या याद रखोगे? सबके सभी एक पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु के लिए क्या याद रखोगे कि एक ही लाइन में होते हैं, संरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और विषमबाहु में 2:1 में विभाजित करता है कौन? केंद्रक। किसको? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, लंब केंद्र और परिकेंद्र को। क्लियर है यहां तक? पढ़े कॉन्ग्रुएंसी। चलिए सर्वांग समता की स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सबने पढ़ी भी होगी, धुंधला धुंधला याद भी होगा। 9th क्लास में पढ़ाई जाती है सर्वांग समता, उसके नियम, काफी अच्छा टॉपिक है, लेकिन अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्वांग समता, सर्वांग समता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रू, इसकी स्पेलिंग देख लेना, वैसे सही है, कॉन्ग्रुएंसी है ना, ठीक है। तो एक त्रिभुज के अंदर कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता क्या होती है? देखो मैं तो आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगा सबसे पहले, है ना, कि वर्ड के अंदर क्या प्ले करेंगे अपन। देखो सर्व प्लस अंग प्लस समान, इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखो जो भी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्या आपको ये पढ़ना नहीं आता? क्या लिखा हुआ है? सर्व प्लस अंग प्लस समान। सब, सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सभी। अंग का मतलब आपको पता है कि सारे के सारे उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर सभी अंग समान है, सारे के सारे पार्ट्स अगर एक जैसे हैं, तो वही ट्राइंगल क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और ऐसी जो नियम है, ये जो मतलब ये परिभाषा है, वो क्या हो जाएगी? सर्वांग समता, ठीक है, क्लियर है। यानी शब्द को तोड़ के आप बनाना सीखो। सर्वांग समता क्या हो गई? सर्व प्लस अंग प्लस समान, सर्व प्लस अंग प्लस समान, यानी जिस ट्राइंगल में सभी अंग समान हो। जैसे मान लो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं,
दोनों ट्राइंगलों में तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों कोण बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो गए, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सर्वांग सम हो गए, इनके सभी अंग आपस में समान है। ठीक है, तो सर्वांग समता समझ में आ गई आपको। अब सर्वांग समता के उदाहरण क्या है, भैया उदाहरण भी है, अपने दैनिक जीवन में कई उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, आपने कभी सिक्का देखा है, 1 का सिक्का, और उसी के जैसा सेम वाला सिक्का एक और ले लो, यहाँ 5 का सिक्का ले लो, उसके ऊपर 5 का सिक्का रख के देखना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा 5 का सिक्का रखा, फिर वैसा का वैसा मैंने 5 का सिक्का लिया और इसके ऊपर रखा, तो भैया बिल्कुल इसको इसने ढक लिया, बिल्कुल बाहर दिखा नहीं, यानी कि बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर, जैसे और रख दिए मैंने, एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, तो ये दूसरा जो सिक्का है ना नीचे वाला, वो दिखेगा नहीं आपको। यानी एक चीज आपको मैं और बताऊं, सबसे बढ़िया उदाहरण आपके अपने खुद के शरीर में है। ये हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ दिख रहा है, इसी हाथ को मैं दूसरा हाथ अगर ऐसे करता हूं तो देखो यहां से आपको मेरा पिछला वाला जो हाथ था वो दिख रहा है आपको, हटाऊंगा तो दिख जाएगा, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यानी कि इनके सारे अंग समान है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वही ट्राइंगल में होता है। तो ट्राइंगल की क्या बात थी, ट्राइंगल में ये बात थी कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ABC, और एक ट्राइंगल है भैया अपना क्या, DEF या PQR, कुछ भी ले लो। तो देखो जैसे कि मान लो कि अगर इसका ये वाला जो कोण है ना वो इस वाले कोण के बराबर है, अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ऐसे कर लो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो भैया क्या हो गया। और मैं आपको बताता हूं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आपको लग रहा है कि भैया अब इस त्रिभुज के अंदर सभी अंग दोनों समान है। यानी कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज को उठा के यहां रखता हूं या इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर पटकता हूं तो पिछला वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा। एक तरह से अपन कहेंगे संपाति, एक दूसरे को ढक लेना, ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, तो यही नियम क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा, सर्वांग समता कहलाएगा। अब इसके कुछ नियम है। देखिए नियम कुछ भी नहीं है कि क्या आधार है आपको सर्वांग समता सिद्ध करने का, प्रूफ कैसे करोगे कि भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वांग समता के जो नियम है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 से 4 नियम है। अगर आपको वो फुलफिल कर लिया ना आपने किसी भी 2 ट्राइंगल में, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। ठीक है, तो देखो सर्वांग समता के जो नियम है, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम। चलिए देखिए कुछ भी नहीं है, यहां पर आपको मैं पहले यहां पर डायरेक्ट लिख के बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, फिर एक एक का अपन पढ़ लेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक तो होता है ASA, एक होता है SSS, एक होता है SAS, और एक होता है चौथा क्या होता है RHS। इस तरह से होते हैं। एक और ले सकते हैं अपन, AAS भी ले सकते हैं, 5वां क्या ले सकते हैं, AAS। अब यहाँ पे AS क्या है, R क्या है, यहाँ पे मैं छोटे से में लिख देता हूं। क्या A का मतलब है यहाँ पे एंगल, यानी कि कोण। ठीक है, S का मतलब है यहाँ पे साइड, यानी कि भुजा। और यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है आपको, कुछ एक R दिख रहा होगा और एक H दिख रहा होगा, है ना, ये लो। तो ये जो R क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, राइट, ये भी एक विशिष्ट प्रकार की सर्वांग समता होती है, राइट एंगल यानी कि समकोण। ठीक है, H क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, सबको पता होगा इतना, तो ये कर्ण होता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यानी कि पहली सर्वांग समता क्या हो जाएगी, ASA, कोण भुजा कोण। दूसरी क्या हो जाएगी, SSS, भुजा भुजा भुजा। तीसरी क्या हो जाएगी, SAS, भुजा कोण भुजा। चौथी हो जाएगी आपकी RHS, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, तो यहां पर फिफ्थ क्या हो जाएगी, AAS, यानी कि कोण कोण भुजा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, उस ट्राइंगलों के अंदर आपने उनके अंदर 2 तो कोण बराबर सिद्ध कर दिए और एक आपने भुजा बराबर सिद्ध कर दी, तो वह क्या कहलाएगी, सर्वांग समता कहलाएगी। और वो सर्वांग समता कौन सा नियम होगा, आप कहेंगे कोण भुजा कोण नियम होगा। इसी तरीके से आप इनसे भी कर सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दो तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर आपने 2 भुजा और 1 कोण बराबर सिद्ध कर दिया तो भी सर्वांग सम हो जाएंगे।
RHS का मतलब समझते हो, ये केवल और केवल लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। ठीक है, इसके अंदर एक तो समकोण होता है, एक कर्ण होता है और एक भुजा होती है। अगर आपने इन तीनों को बराबर सिद्ध कर दिया दोनों ट्राइंगलों में तो वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, एक होती है दो कोण और एक भुजा, दो कोण ले लो कोई से भी, एक भुजा ले लो, अगर इससे आपने सर्वांग समता सिद्ध की है तो ये वाला नियम लग जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत तो खैर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, एक छोटे से टुकड़े में देख लेंगे, फटाफट हो जाएगा। और सर्वांग समता के अंदर बताऊं क्या होता है, अगर आपने कोई सा भी एक नियम लगा दिया ना आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब उनके सभी संगत कोण या संगत भुजाएं, संगत भाग सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो कि आजा उदाहरण ले लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और एक ट्राइंगल है अपने पास PQR, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है कि एक ये वाला कोण बराबर दे रखा है अपन को, ठीक है, और एक ये वाली भुजा बराबर दे रखी है, ठीक है, और एक ये वाली भुजा बराबर दे रखी है। ठीक है, ये चलो ये बराबर दे रखी है, तो इसमें कौन सा नियम लग गया भैया, इसमें सर्वांग समता लग गई आपकी। एक तो लग गया A, या ऐसे लिखे अपन, हाँ ये हो गया आपका, एक तो हो गया S, ये हो गया S यानी भुजा, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण उसके बराबर है, यानी कि एक A, और एक वापस से भुजा यानी कि S, तो भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से ये क्या सिद्ध हो गई, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए। अब उसका साइन क्या होता है, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सर्वांग समता का साइन होता है इस तरह से, बराबर के ऊपर एक लहराता हुआ सांप रख दो तो वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है, और वो ट्राइंगल किसके बराबर है, सर्वांग सम है PQR के। अब जब आपने ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो आपको पता है क्या क्या हो गया, अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया ना तो ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर हो गई, अपने आप हो गई ऑटोमेटिकली। ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये तीसरा वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर हो गया। बस आपको एक बार किसी भी रूल से, कोई से भी नियम से सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो अब ये सभी अंग इसके समान हो जाएंगे। बताया था ना, सर्वांग समता का मतलब ही ये है सभी अंग समान। अब इसके सब अंग समान है, देखो मान लो मैंने यहां से एक मीडियन डाल दी, ये मीडियन है ना, लंब नहीं केवल मीडियन, ये मीडियन, तो ये मीडियन इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये इसके बराबर। और मेरी बात सुनो, यहां पर एक परपेंडिकुलर अगर मैं डालूंगा एल्टीट्यूड तो वो भी बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि एक बार आप किसी भी रूल से सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो इसके अंदर बनने वाली हर एक चीज बराबर हो जाएगी, एरिया बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर यही चीजें हैं भैया, सारी भुजाएं बराबर हो गई, सभी कोण बराबर हो गए, एरिया बराबर हो गया, पेरीमीटर बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे रूल लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर दो कोण बराबर दे रखे हो, एक भुजा बराबर दे रखी हो, तो क्या हो जाएगा, भुजा और कोण, कोण भुजा वाला हो जाएगा AAS। ठीक है, अब एक मैं आपको बता देता हूं जो अलग सी है थोड़ी सी, RHS वाली है ना, बाकी तो आप कर लेंगे, मुझे सब पता है ना, इतना तो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी हुई है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है दो, एक तो ये और एक इस प्रकार से ये, ठीक है, ABCPQR, ये है इनका 90 डिग्री का कोण, ये कर्ण बराबर है और एक ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आपकी कौन सी रूल लग जाएगा, RHS। यानी आप एक बात बताइए, अगर इनका आधार आधार से बराबर है, कर्ण कर्ण के बराबर है, 90 डिग्री तो बराबर होते ही हैं, तो कौन सी वो लग गई सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। अब इसके कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जब सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और सुनो और क्या बराबर हो जाएगा, और इसका बराबर हो जाएगा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। यहां से अगर मैं कोई मीडियन डालूंगा तो वो बराबर, इनके एरिया बराबर, इनके पेरीमीटर बराबर। समझ में आ गया, और कुछ नहीं है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, चलो अब जो मेन चीज आती है सर्वांग समता के अंदर, अब देखो मान लो कि कोई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब देखो मजा देखना है ना, ध्यान से देखो, अगर मान लो कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी अंग बराबर होंगे। ठीक है, समरूपता, अब आता है अपना समरूपता यानी सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी को आज लें अगले सेशन में लें, यानी कि समरूपता। अब मैं सोच रहा हूं कि समरूपता को नेक्स्ट सेशन में ले लें अपन, है ना। इस सेशन में अपन कॉन्ग्रुएंसी का ये क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर अपन इसको समरूपता को अगले वाले सेशन में ले लेंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इस सर्वांग समता पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन इस सेशन को रख देते हैं कल के लिए। तो देखो मान लो कि ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल इस प्रकार से है कि डी, अब देखो इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा देखना इस वाले में, डी ई एफ, ठीक है। ये आपको कोण दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, कितने हो गए 7 और 13, ये हो गया 50 डिग्री। भाई 180 डिग्री भी होने चाहिए ना, तीनों हैं, चलो। और आपको देखो क्या दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री, ध्यान समझो 70 डिग्री, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 50 डिग्री, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको एक तो 8, ये सॉरी 4, ये दे रखी है आपको 8, 8 और 4 12, ये दे रखी है आपको 12, 15 से, सही है क्या? देखो ट्राइंगल बन रहा है क्या, 8 और 4 12, 12 15 से ज़्यादा है, 8 में से 4 गया तो 4, 4 जो 15 से कम है, ठीक है, बन जाएगा ट्राइंगल, है ना। तो अब इसमें दे रखा है आपको ये वाला 8 दे रखा है, और ये वाला 15 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है। बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल जो है समरूप सर्वांगसम है कि नहीं है? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं इसको? किस तरह से सिद्ध करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्राइंगल सॉरी कोण तो सबके सेम है, तो सॉरी कोण तो सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, कोण सेम है, चलो मान लिया है सेम, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि कोण 70 के सामने 4 है, 70 के सामने 4 भुजा है यानी सेंटीमीटर है, ठीक है। 60 के सामने 15 है, 60 के सामने 15 भी है, 50 के सामने 8 है तो 50 के सामने 8 भी है, यानी ये सारे कोण बराबर हैं, तो इनकी सर्वांग समता तो लग गई ए, ठीक है, लग रही है, ठीक है। या मैं कहूं कि इसमें एक और लग रही है एस, लग रही है ना, भुजा से भी हो रहा है ये, क्योंकि देखो ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 15 है तो वही 15 है। अब देखो मैं लिखना चाहता हूं कि इस नियम या फिर इस नियम, दोनों नियम लग रहे हैं इसमें ना, तो इस नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो क्या ये सही माना जाएगा? ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के। क्या ये दोनों रूल जब लग गए तो हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों सर्वांगसम हो गए क्या? देखिए होता है कि नहीं होता है। अब एक मुझे बात बताइए, आप ए बी सी इस तरफ से चल रहे हैं अपन, पहला कोण 60 डिग्री है, फिर 70 डिग्री है, फिर 50 डिग्री है, 60 70 50, तो इसमें देखो क्या लिखा है डी ई एफ 50 60 70, तो इस तरह से नहीं होगा, ये दोनों अभी सर्वांगसम नहीं हुए हैं। सर्वांगसम कौन से त्रिभुज होंगे? अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, है ना, ये मैं हटा देता हूं कि कौन सा रूल लगा है। देखो ध्यान से देखो कि सर्वांगसम हुआ कैसे, ध्यान से देखो। ट्राइंगल ए बी सी अगर ले रहा हूं मैं, ए बी सी ले रहा हूं, ठीक है, सर्वांगसम कौन से त्रिभुज के होगा? ध्यान से देखो 60 70 80, बस कुछ नहीं देखना है, 60 70 80, तो 60 यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, 70 सॉरी क्या लिखा हुआ है 60 70 50, तो 60 70 50, तो ये ट्राइंगल जो है ना ई वाला ई एफ डी, ये दोनों सर्वांगसम होंगे भैया। इस तरह से ये सर्वांगसम नहीं होगा, ये सर्वांगसम होगा, ई एफ डी, ये ध्यान रखना है अपन को। अब देखो मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये दोनों ट्राइंगल दे दिए, इस तरह से भुजाएं दे दी, आपको पहला ऑप्शन दे दिया कि ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, एग्जामिनर रहेगा नहीं बिल्कुल गलत है। सही क्या है? ये है ई डी ई एफ डी। कैसे है अब आपको मैं बताता हूं। देखो आप एक बात बताओ, आपने नियम कौन सा लगाया? एस 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 लगाया, भुजा लगाया, लगा दिया भैया, लगा दिया। ये जो 8 सेंटीमीटर की भुजा आपने एक भुजा मानी है, ए बी भुजा मानी ना 8 सेंटीमीटर वाली, इसके सामने कौन सा है? 50 डिग्री वाला है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो देखो इस 50 के सामने अगर 8 है तो उधर क्या है? उधर भी उस 50 के सामने ही तो 8 है। तो अगर मान लो आप यहां से 50 से गिनती गिन रहे हो ना अगर, तो आप लिखोगे सी ट्राइंगल, इस वाले पेन से लिखो, ट्राइंगल सी ए बी, सी ए क्या लिख दिया मैंने, ये सी ए बी है ना, ये देखो सी ए बी किसके सर्वांगसम होगा? अब देखो मैंने सी से स्टार्ट किया है ना, तो कि सी 50 जो है 8 के सामने है, ठीक है। अब नीचे आओ, इधर एक ए के सामने क्या है, यानी भुजा जो है 15, वो कौन से कोण के सामने है? 15 भुजा इस 60 के सामने है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था सी यानी 50 वाला, तो ये हो जाएगा डी, ट्राइंगल डी, ठीक है। अब देखो 15 वाली भुजा ली है ना, 15 के सामने कोण 60 है, इस वाले 15 के कोण सामने कौन है? कोण 60 है, यानी कि ई। ध्यान से देखो है ना, ध्यान से देखना है। उसके बाद मैंने क्या लिया? अब लिया मैंने भुजा 4,
तो भुजा 4 और 4 बराबर है, 4 के सामने 70 कोण है तो बी हो जाएगा, ये बी मैंने लिख रखा है, ठीक है। इधर देखो 4 के सामने क्या है 70 यानी कि एफ, तो सी ए बी को अगर मैं लूंगा तो डी ई एफ लूंगा, ए बी सी लूंगा तो डी ई एफ नहीं लूंगा, सी ए बी लूंगा तो डी ई एफ लूंगा। अरे देखो कुछ भी दिमाग मत लगाओ, रहने दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने यहां से स्टार्ट किया 60 से, 60 70 50, इधर भी देखो 60 70 50 ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने यहां से ए बी सी ले लिया तो वहां से डी ई एफ उठा लिया, नहीं 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 भैया नहीं, है ना। यहां से उठाया 60 70 50, तो यहां से स्टार्ट करो 60 70 50, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे डी ओ ई एफ डी के, ये जो मैंने लिखा था ई एफ डी। अब देखो इधर देखो सी ए बी यानी 50 60 70 किस तरह से चल रहे हैं 50 60 70, तो उधर देखो 50 60 कहाँ है 50 50 60 70 डी ई एफ, तो ये हो गई बात, समझ में आई। ये कोई नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट आप सभी को पता था कि भाई ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है, लेकिन एग्जामिनर अगर फंसा देगा ना आपको, यही ऑप्शन में दे दिया और आपने यही टिक कर दिया, लेकिन गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो डी देगा ना आपको ये देगा या तो ये देगा, यहां तक आप पहुंचेंगे नहीं, पहले ही इसको राइट कर देंगे, लेकिन ये तो गलत है। तो बात सीधी सी है कि ट्राइंगल को आप देखो परखो कि इन्होंने कहां से शीर्ष उठाया है और कहां जाके इसने खत्म किया है, तभी आपको सर्वांग सम दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।